गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका मेहता फिर से आपके लिए एक छोटे से टॉपिक पर हम बातचीत करने आए हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिली जानकारी। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इंडियन हिस्ट्री चल रहा है टॉपिक। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो हम छोटे छोटे करके डिस्कस कर रहे हैं। तो जितनी जानकारी हमने डीपली मैंने इकट्ठी की है तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, पुरातत्व संबंधी यानी जो खुदाई से जो हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो धीरे धीरे हम इन टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 1400 ईसा पूर्व के एक अभिलेख था जो बोगाज कोई के नाम से जाना जाता है और जिसको एशिया माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एशिया माइनर आई थिंक शायद सभी ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो बोगाज कोई कहते हैं और एशिया माइनर भी इसको हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम हैं कि हमें भारत का जिक्र जो है वो कौन से अभिलेख में मिलता है। तो भारत का जो जिक्र है वो हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ अभिलेख हैं जिनको आपको याद करना है बिल्कुल। अब है हुण आक्रमण की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है। तो ये तो सब फेमस है कि हुणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है, तो वो है भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है हमें। उसके बाद है कि सती प्रथा का हमें लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कि सती प्रथा जो प्रचलित थी तो वो उसका हमें कौन से अभिलेख से हमें साक्ष्य मिलता है, तो वो मिलता है हमें एरन अभिलेख से। शासक इसका कौन था? भानुगुप्त था। ठीक है, तो ये फेमस है, ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद है रेशम बुनकर, कि रेशम बुनकर का जो काम हुआ करता था वो कौन से अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, तो वो है मंदसौर अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद है कि पुराने सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के कहा जाता था और साहित्य में इनको काशार्पण भी कहा जाता है। ठीक है, और सिक्कों पर लिखने का काम जो है वो यवन शासकों ने किया था। ठीक है, तो इसका हमने बड़ी डीपली हमने जाके सारी चीज़ें हमने निकाली हैं। अब है अरिकमेडु, यानी जो कि पुदुचेरी के निकट है, तो वहाँ से हमें रोमन के सिक्के मिले हैं। ओके, अब वहाँ से हमें कौन कौन सी जानकारी और मिलती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली बहुत फेमस है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। तो ये है कि उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली है उसको क्या कहते थे, तो उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी शैली कहलाती है, तो वो है नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है द्रविड़ शैली। ठीक है, उसके बाद है कि दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और इसलिए उसको क्या कहते हैं? वेसर शैली कहते हैं। जिस मतलब दक्षिण की साइड जितने भी मंदिर बने हैं उनके निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा और दोनों का प्रभाव पड़ने वाले को क्या बोलते हैं? वेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचायतन शब्द जिसको बोलते हैं वो किसके अंदर यूज़ होता है, तो मैंने बाकायदा प्रैक्टिकली यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है कि इसमें क्या है कि पंचायतन शब्द क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जब एक हिंदू मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तब वह पंचायतन शैली कहलाता है। यानी एक ये मान लीजिए हमारा हिंदू मंदिर है, इसके चारों तरफ एक एक मंदिर और हैं, तो ये टोटल हो गए हैं 5, तो इनको क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। ठीक है, कि जब एक हिंदू मंदिर 4 मंदिरों से घिरा होता है तो उसको कहते हैं पंचायतन शैली के अंदर वो आता है। जैसे अब पंचायतन मंदिर कौन कौन से हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके उदाहरण हमने दिए हुए यहाँ पर कि पंचायतन मंदिर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि कहाँ है? खजुराहो में, तो ये पंचायतन मंदिर है। ब्रह्मेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, ये भी पंचायतन मंदिर है, पंचायतन शैली का है। लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर
वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और लास्ट है गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सारे जो मंदिर हैं इनके नाम आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। ये भी पूछ लिया जाता है मोस्टली क्वेश्चन में, सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं जैसे लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो वो भुवनेश्वर में है। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए कि लिंगराज मंदिर कौन सी शैली का है, तो वो पंचायतन शैली का है। ठीक है, तो अभी जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए ये भी दे दिया जाए कि नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव से बने मंदिर को वो कौन सी शैली के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है वेसर शैली। ठीक है, तो ऐसे आप जैसे उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं, नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो इसके अंदर हमने यहाँ पर काफ़ी समझ के और इसको डीपली हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये मेन है, ये आप बिल्कुल याद करिएगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि नोट से अगर रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए हैं या मेरी आर्ट क्लासेस भी होती हैं, तो आप अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेस्टल पेंटिंग, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, हैंड राइटिंग की भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, कैलीग्राफी हैंड राइटिंग, कर्सिव हैंड राइटिंग। तो आपको जो भी सीखना है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको इसके लिंक के यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आपको आज का हमारा सेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई जानकारी आपको लेनी हो या आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।